हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित है एडुटेरिया का जो बिहार एसएससी है +2 लेवल का, उसका सेकंड टेस्ट नंबर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो एडुटेरिया का फर्स्ट टेस्ट प्रैक्टिस सेट है उसको मैंने कवर करा दिया है। तो अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखें। राइट, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए अपने हम प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्यूज का सिद्धांत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से रिलेटेड है। आई थिंक कि सबको पता होगा इसका आंसर। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, गोलीय दर्पण है, उसको द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, देखिए दोस्तों, इसमें कंडीशंस हैं। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो दर्पण है, एक मिनट याद रखेंगे, वो लेंस के लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दर्पण के लिए नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इसलिए बोल दिया कि अगर लेंस होगा तब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और जिस भी द्रव में डुबाया जाएगा उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो वहाँ चीज़ें बदल जाएँगी। लेकिन ये दर्पण कहता है, तो दर्पण के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर वेरिएबल यानी कि प्रभावित होते हैं वो क्या है? तो देखिए, आवृत्ति बदलती नहीं है बल्कि वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो आवृत्ति होती है वो फिक्स रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था किसने दोस्तों? बैक्वेरेल ने। इनके नाम पर राइट आंसर 9 का हो जाएगा बी, बैक्वेरेल ने किया था। 1896 ईस्वी में इन्होंने किया था, ये भी याद रखेंगे आप। ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। इसे गाइगर काउंटर के द्वारा मापा जाता है, याद रखेंगे। गाइगर काउंटर के द्वारा हम मेजर करते हैं किसका? रेडियो एक्टिविटी का। परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो घरने देखिए, क्रम पूछता है कि क्रम, मतलब पहले 3D में आएगा, पहले 2D में आएगा। ये जो क्रम है ये किस सिद्धांत के तहत आता है? तो ये अफबाऊ प्रिंसिपल के तहत आता है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व अगर देखा जाए तो ये हीरा है, क्योंकि ये कार्बन का अपरूप होता है, एलोट्रॉप्स होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सोप स्टोन यानी टाल्क मुख्यतः क्या होते हैं? तो टाल्क मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं और ये बहुत ही मुलायम खनिज माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए इसका हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल करते हैं चेहरे को साफ वगैरह धोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो आपके पास फार्मूला है, आप फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता होगा C/100 इज इक्वल टू F-32/180, ये फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेल्सियस का दुगना हो जाएगा? तो ये सी ही रहेगा और एफ की जगह क्या लेना है? 2C लेना है, 32/180। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये राइट आंसर 160 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कहता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर में जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं हम, तो 746 जूल पर सेकंड हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं लोलक घड़ियां? तो आपको पता होगा कि जो लोलक घड़ी की टाइम पीरियड होती है, सुस्त पड़ने का मतलब क्या हो जाना? कि टाइम पीरियड बढ़ जाना, इसीलिए तो हो गया ना सुस्त। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा इंटरमीडिएट क्लासेज में, 2 पाई अंडर रूट L/G, ये होता है फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। तो ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए, 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो लेंथ पर। तो गर्मियों में क्या होती है? उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ड्यू टू मेटल के बने होते हैं तो एक्सपेंशन होता है मेटल में, तो कुछ लेंथ बढ़ जाती है। तो ये लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब सुस्त हो जाएगी वो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। अतः अतिचालक की पारगम्यता क्या हो जाएगी? वो शून्य हो जाएगी। राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तांबे के मिश्र धातुओं से बने हुए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज मेटल और टाइप मेटल।
रोज मेटल में क्या क्या होता है, तो बिस्मथ होता है, लेड होता है और टीन होता है। याद रखिए, रोज मेटल में क्या क्या होता है, तो रोज मेटल में बिस्मथ होता है, लेड होता है और टीन होता है। वहीं अगर हम टाइप मेटल की बात करें तो टाइप मेटल में लेड होता है और एंटीमनी होता है यानी कि एसबी, और फिर आपका टीन होता है यानी कि एसएन, यानी कि इसमें हो जाएगा एसबी, लेड और एसएन। ये होता है टाइप मेटल, इन दोनों में कोई भी कॉपर नहीं है। वहीं अगर पीतल एवं कांसा की बात करें तो पीतल में क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक, और कांसा में क्या क्या होता है, कॉपर और टीन। वहीं अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर और रोल्ड गोल्ड, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है और रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। याद रखेंगे, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम होता है रोल्ड गोल्ड, इसी को फॉल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। गन मेटल और डेल्टा मेटल, तो गन मेटल जो होता है दोस्तों वो कॉपर, जिंक और टीन की मदद से बनता है, राइट। और डेल्टा मेटल जो होता है वो कॉपर, जिंक और फेरस से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों, बेकिंग सोडा सबको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको हम कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात का नियम, फिक्स्ड लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो आपने पढ़ा होगा, जेसप प्राउस्ट ने 1787 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इस नियम के अनुसार कि कोई भी जो तत्व होता है अपने रासायनिक यौगिकों में उनका अनुपात जो है वो फिक्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मॉर्फिन जो है ये किससे प्राप्त होता है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये फल से प्राप्त होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मॉर्फिन अपरिपक्व फल जो फल होते हैं यानी कि अन राइप फ्रूट्स होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। ओस्त के पौधे से अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है। तो आपने पता होगा कि एक में 36 एटीपी होता है और एक में 2 होता है एडीपी, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल में सबसे ज्यादा एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो चींटियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन को हम लोग मर्मिकोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या कहते हैं, मर्मिकोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, उभयचर और सरीसृपों यानी कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, किसका किसका अध्ययन, उभयचर और सरीसृप यानी कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। और निमेटोलॉजी क्या होता है, तो निमेटोलॉजी गोल कृमि के अध्ययन को हम लोग निमेटोलॉजी कहते हैं। और नीडोलॉजी ये पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को हम लोग नीडोलॉजी कहते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, यकृत करता है ऐसा। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक रहेंगे। इस वाद विवाद में ये फैसला हुआ था, तो मिनर्वा माइल्स केस 1980 में हुआ था, उसी में ये फैसला दिया गया था। आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 250 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो वो है सार्वजनिक व्यवस्था, ये संविधान की समवर्ती सूची में नहीं आती है, ये राज्य सूची का विषय है, राइट दोस्तों। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं जो कि मूलतः 47 थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन कौन थे वो, उसको याद रखना है। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पद धारण नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि इनको लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति नहीं इनको हटा सकते। ये लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं
और उन्हीं के द्वारा ये हटाए भी जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचने वाली ही बात नहीं है। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वित्त आयोग के अंतर्गत। अनुच्छेद कौन सा है, याद रखेंगे 280 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 280 280 के अनुसार, ये आपको याद रखना है। ये वित्त आयोग का गठन करते हैं कौन, राष्ट्रपति हर 5वें साल आवश्यकता के अनुसार गठन करते हैं, वित्त आयोग से रिलेटेड है आर्टिकल 280, ये आप याद रखेंगे। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है? तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो होती है उसको मेटाकार्पल कहते हैं। तो कलाई के जोड़ की हड्डियों के समूह को कार्पल और हथेली की हड्डियों के समूह को मेटाकार्पल कहते हैं, याद रखेंगे। तो राइट सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल। कार्पल क्या होता है, तो कलाई की हड्डियों का होता है, राइट। और मेटाकार्पल ये हथेली की हड्डियों का होता है। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि डी हमको कहाँ से मिलता है, सन से, और सन से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्शियम से आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो विडाल परीक्षण यानी कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको एज ए इंपॉर्टेंट के तौर पे ग्रहण करेंगे। तो विडाल टेस्ट जो होता है दोस्तों, ये टाइफाइड को पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसका नाम जो फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्नांड विडाल के नाम पर रखा गया है। तो किसके लिए, टाइफाइड के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्याख्या को, विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, जो कि पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ये सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं, जिन्हें उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? याद रखेंगे, साल्क टीका जो होता है ये पोलियो से रिलेटेड है, और इसके खोजकर्ता कौन थे, जोनास साल्क थे। ये भी आप याद रखेंगे, नाम क्या है, जोनास साल्क, उन्हीं के नाम पर ये साल्क टीका बना है। तो किसका हो जाएगा राइट आंसर, पोलियो हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, पोलियो। और पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, राज्यसभा के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 312 आप कहता है संविधान का, आर्टिकल 312 संविधान का ये कहता है कि संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार हो देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि राज्य विधानसभा के सीटों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है उसमें से पश्चिम बंगाल में 294 सबसे ज्यादा है। बिहार में आपको पता होगा 243 है, मध्य प्रदेश में 230 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, और तमिलनाडु में 234 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, एनी बसेंट, न्यू इंडिया। राइट, एनी बसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में इन्हों ये सबके सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था, और 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन शुरू किया था, यानी प्रकाशन शुरू किया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक तथा इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम की कृति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे किन्हें कहा जाता है? तो सजीरानंद सिन्हा को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आप याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सजीदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। चलिए आगे बढ़ेंगे तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या है?
तो जो गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। ये 8 बार तक चली थी, यानी कि 15 दिनों तक चला था ये। मनाना चाहते थे वो कांग्रेस को कि आप आइए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो इसी समझौते को हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। श्री बैनर्जी को न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ लिखने की सजा दी गई थी। मुंगेर के बरहिया ताल यानी कि बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में मुंगेर जिला नगर बढ़िया ताल में आंदोलन चलाया गया था। बकास्त भूमि उसको कहते हैं जो मंदी के कारण लगान ना दे पाने के कारण किसानों के द्वारा अपनी भूमि जमींदारी को दे दी गई हो, तो उसको कहते थे बकास्त भूमि। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन का। सी आंसर हो जाएगा आपका 269 बीसी में। इसका राज्याभिषेक हुआ था अशोक का। अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम मस्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में, और लॉर्ड रिपन ने इसको फिर 1882 ईस्वी में वापस ले लिया था। और इसके तहत किस पत्रिका? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष जो थे अपनी जो पत्रिका की भाषा थी वो बांग्ला से अंग्रेजी में कर देते हैं इसी एक्ट की वजह से। आगे बढ़ेंगे तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क। ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो समुद्र है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्ट समुद्र का ही होता है। पृथ्वी पर कुल उपस्थित जल का लगभग 97% हिस्सा जो है वो समुद्र में ही है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और पूरे अर्थ का लगभग 70%, 71% के आसपास ये जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह आपको देखने को मिलता है? किस शासक के? तो ये यज्ञ श्री सातकर्णी जो थे, इनके सिक्कों पर आपको जहाज, मछली और शंख के चित्र मिलते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ श्री सातकर्णी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी जो है किस वंश का शासक था? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी और अपने सिक्कों पर ये अंकित करवाया था और एक नए धर्म चलाने की कोशिश तो की, लेकिन अपने दिल्ली के कोतवाल के कहने पर भी इसने फिर छोड़ दिया था। तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। लिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन ने। तो वाकाटका जो डायनेस्टी है उसके ये शासक थे प्रवर सेन। उन्होंने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञों को संपादन किया था। इसी वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय ने रुचि उनकी साहित्य में थी और सेतुपंथ ग्रंथ की रचना की थी। किसने? प्रवर सेन द्वितीय ने। ये प्रवर सेन प्रथम है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा डायटम और क्रिस्टेसी और उसके बाद हेरिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 को। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है, तो आपको बताना है कि कौन सा वेद किससे जुड़ा हुआ है, उनका काम क्या है, वो किस से जुड़े हुए हैं। देखिए ऋग्वेद जो है स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें लिखा गया है, तो ए का 4 हो जाएगा। और यजुर्वेद में आपका स्रोत एवं कर्म कांड से जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है। सामवेद जो है संगीत में स्रोत और भारतीय संगीत का जनक है ये। और अथर्ववेद एक बच गया क्या? तो तंत्र मंत्र से ये रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा आपका 4213। 4213 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य है।
और ये लगभग 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया, जबकि 3 साल पहले इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इसको अंग्रेजी को। बर्फानी तूफान जो है किस प्रकार की आपदा है? यानी कि बर्फीले जो तूफान आते हैं वो किस प्रकार की आपदा में गिने जाते हैं? ये वायुमंडलीय आपदे में गिने जाते हैं। एटमॉस्फेरिक डिजास्टर के तौर पर इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो देखिए एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में क्या-क्या आते हैं? बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा यानी कि जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, उसके बाद टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसके बाद ड्राउट यानी कि सूखा, उसके बाद पाला, उसके बाद जो लू चलती है, उसके बाद शीतलहर यानी कि कोल्ड डे या कोल्ड स्टॉर्म जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है किससे? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये महाद्वीपों और एवं महासागरों की उत्पत्ति से रिलेटेड है और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1912 ईस्वी में। ये भी पीएससी पूछ चुकी है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 56। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका में पड़ता है ये। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल भी माना जाता है और यह इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम से महाद्वीप के प्रशांत जो तट है यानी प्रशांत महासागर उसके पास ये फैला हुआ है। 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, साउथ अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? देखिए पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोज जो है वेनेजुएला का है, चिली का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। देखिए युद्ध काल का वीरता पुरस्कार सबसे ऊपर क्या होता है? परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। ये है युद्ध के लिए। लेकिन शांति में जो लोग योगदान देते हैं उसमें सबसे ऊपर जो होता है अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति काल के लिए अशोक चक्र। इसके बाद किसका नंबर आता है? कीर्ति चक्र का। और तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र का। ठीक है, वीर चक्र जो है ये युद्ध के लिए तीसरे नंबर पे आता है। आगे बढ़ेंगे तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। हालांकि ये 1916 होना चाहिए था बट आंसर 1917 दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कुछ का नाम मैं बता देता हूँ, याद रखेंगे। तिलका मांझी की स्थापना 1960 में और नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987 में और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय 1992 में बना था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो मई 2023 में सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट हिमांक जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ये लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास दुनिया की सबसे ऊंची मीटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया जिसे प्रोजेक्ट हिमांक नाम दिया गया था। तो बीआरओ हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट निक्षेपण स्थलाकृति ये भूमिगत जल की होती है। निम्नलिखित में से नगरों या शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, ये भारत का पहला इस्पात शहर है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में ही स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो बैलाडीला जो खान है खनिज का छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये भी आप याद रखेंगे कहाँ पड़ता है बैलाडीला, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और बैलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहे का उत्पादन करने वाला खान है। लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो मायाधर रावत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि कृष्णन नायर, राधा मोहन, अरविंद नारायण मेनन का संबंध जो है वो कथकली से है। देखिए बिरजू महाराज कथक के हैं। ठीक है, उसके बाद राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के हैं, मोहन महापात्रा ओडिसी के हैं, सविता मेहता मणिपुरी के हैं, हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम के हैं। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा जन्म हुआ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में मई 2023 में ये हुआ था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन में 3 लोगों के डीएनए से बने बच्चे का जन्म हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और पहले स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड है और फिर तीसरे स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। राइट आंसर दूसरे पर डेनमार्क, पहले स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। सही आंसर ऑप्शन ए है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मान से नवाजा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरीनाम ने जून 2023 में ये अवार्ड से उनको नवाजा था। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता भारत शाह है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बंद रास्तों का सफर ये अनामिका ने लिखा है। ये भारतीय साहित्य की नई रूपरेखा राधा वल्लभ त्रिपाठी की ये किताब है। नाइट वॉचमैन विनोद राय की है। विवी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू की ये बुक है और द क्रॉसिंग जो है मंजीत मान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? डू विस्मैन और कैटालिना कारिको। ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर आपके। और कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीके विकसित करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राइट। किसी परीक्षा में नेहा और जोया को आकांक्षा से कम से 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होता है तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितने प्रतिशत है? तो मान लीजिए आकांक्षा का 100 है। राइट। तो उसका कितना हो जाएगा? 120 क्योंकि 20% ज्यादा आया है। अब जोया का अंक कितना हो जाएगा? अब उसका 50% अधिक है तो 100 पे 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है। अब नेहा का अंक आकांक्षा के अंक कितना है तो क्या लिखेंगे? 120 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स अपॉन 100। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 120% आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दो शहर पटना और बनारस एक दूसरे को 260 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है तथा दूसरा कार चालक बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैं बता देता हूँ। देखिए पहला कार चालक 1 घंटा में 35 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है। अब शेष दूरी कितना बचेगा? तो 260 में से आप 35 घटा दोगे, कितना आएगा? तो ये आएगा 225 किलोमीटर। राइट। और उसके बाद शेष दूरी अब दोनों कार चालकों का लगा समय कितना हो जाएगा? तो 225 बटा 35 प्लस 40। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 घंटे आएगा। अतः वही एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? 10 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 13 बजे मिलेंगे। राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3 घंटे और 10 पहले से है और 3 घंटे और करेंगे 13 बजे। एक किसान 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से 250 केला खरीदता है। यदि वह सभी केला को 1 रुपए केला प्रति की दर से बेचे तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल है। तो हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितने का होगा? आप घट निकाल लीजिए। तो हानि आएगा 62.5 इंटू 100 अपॉन 312.50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20% राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो केदार किसी वस्तु के 121 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि केदार को 30% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा? तो इसका सिंपल सा तरीका है 121 इंटू 130 बटे 110। 30% लाभ कमाना 130 बेचकर 110 नीचे आ जाएगा।
तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 143 राइट आंसर आएगा। एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो गया तथा दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त किया। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो माना कि परीक्षा की अधिकतम अंक x है, तो x का 40% प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 40। x का 40% प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 400 माइनस 40। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू 40/100 बराबर क्या आ जाएगा? 320। यहाँ से x बराबर सॉल्व करोगे तो 800 आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी वर्गाकार कमरा का परिमाप P है तथा उसका क्षेत्रफल A है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो बड़ा सिंपल है, 4√A आ जाएगा ये। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्गाकार है तो आप भुजा निकालने के लिए क्या करोगे? परिमाप बटा 4 करोगे, फिर क्षेत्रफल के लिए भुजा का स्क्वायर कर दोगे तो PS बटा 4 का होल स्क्वायर करोगे। राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को लगभग 850 रुपए में भाड़े पर लिया है। यदि ये इसको क्रमशः 3, 5 और 7 घंटों तक प्रयोग करते हो तो रमेश महेश के भाड़े का अंतर क्या होगा? राइट। तो देखिए, मान लीजिए कि पहले प्रश्न ये कहता है कि नितेश, महेश और रमेश द्वारा सिंचाई मशीन का प्रयोग में लिया गया समय कितना है? 3 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे, और कुल भाड़ा है कितना? 450 रुपया। तो रमेश और महेश के भाड़े का अंतर निकालना हो तो सिंपल तरीका है 7 - 5, जिसका जितना है उसमें से घटा दीजिए जिसका अंतर पूछ रहा है, और फिर तीनों को जोड़ दीजिए इनटू जितना है टोटल भाड़ा 450। शॉर्टकट तरीका सबसे यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 60 रुपीज। यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दुगुनी होगी तो उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो 83 का ये कि माना कि मूलधन x है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल x हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2x। और आपका टाइम दिया गया है कितना? 3 ईयर्स। राइट। अब तो इसका रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो फार्मूला होता है आप रेट निकालोगे इस फार्मूले की सहायता से, तो 200/3% आएगा। अब फिर से प्रिंसिपल को अगर आप x मानोगे तो ब्याज कितना हो कह रहा है? ये 4 गुनी कह रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा इंटरेस्ट आपका, सिंपल इंटरेस्ट। और रेट आपका निकल चुका है यहाँ पर कितना? 200/3%। अब यहाँ से फार्मूला का इस्तेमाल करके टाइम निकाल लेंगे तो टाइम बराबर आ जाएगा क्या? 6-7। इसको सॉल्व करना है तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। पहले आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। ये 8/3 आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 - 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 यानी कि यहाँ जो आएगा वो आएगा 8 - 1/5/3 आएगा। ठीक है, इसको ये कितना जाएगा? 8/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/8 आएगा। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5/8 आएगा। ठीक है, 3 नहीं 5/8 आएगा यहाँ। अब 8 ऊपर चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि ये मिला करके 8 - 8/5 बचेगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.2/5 बचेगा ये। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा? 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.05 गुना होगा। 86 क्वेश्चन नंबर। तो सब लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं लगभग। तो ये होगा किसके बराबर? तो 2 का पावर 1 - 1/2 का पावर कितने हैं? तो 6 है। तो एक्चुअली में ये क्या होगा? 2 का पावर 1 - 1/2 के पावर 6। इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 63/64 आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, यदि √a - √b बराबर 6 है और √a + √b बराबर 4 है तो √ab की वैल्यू निकालें। तो इक्वेशन है, सिंपली आप जोड़ घटाव करिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो √a और √b की वैल्यू आएगी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आंसर आएगा इसका। 2 नल में से एक नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उस हौज को 6 घंटे 40 मिनट में भर सकता है, तो दूसरा नल अकेले उसे कितने समय में भरेगा? तो 6 घंटा 40 मिनट को अगर आप घंटा में चेंज करोगे तो ये 20/3 आवर आएगा। राइट। अब दूसरे नल के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा? तो ये आ जाएगा 3/20 में से 1/12 निकाल लीजिए, क्योंकि 12 घंटे में भरता है वो। ठीक है ना? तो वो करोगे तो 1 घंटे में भरे गए हौज का भाग
तो यानी कि 3/20 में से कितना घटाना है 112, तो कितना भाग आएगा यहाँ से 1/15 भाग आएगा, राइट। और दूसरे नल द्वारा हौज को भरने में लगा अभिष्ट समय कितना हो जाएगा 15 घंटा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई असत्य नहीं है, सब सही है। प्रत्येक वर्ग का एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपए की धनराशि को 1331 रुपए होने के लिए कितना समय वर्षों में लगेगा जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हुई हो, राइट। तो आप लोग को पता होगा कि अमाउंट निकालने का फार्मूला जो होता है, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T होता है। अगर अर्धवार्षिक है तो कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो T इज इक्वल टू 1 पूर्णांक 1 बटा 2 वर्ष आएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ से। 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा? तो संपूरक कोण निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 180 में से 130 को घटाएंगे, 50 डिग्री आएगा। क्योंकि पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अतः 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 40 डिग्री होगा। यदि 25 पलंग का क्रयमूल्य 15 पलंग के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है? तो 25 माइनस 15/15 इंटू 100 ये लाभ निकालने का तरीका होता है। इसको आप सॉल्व करिएगा, 25 होगा नीचे, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। तो 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25 नहीं 15, ठीक है। ये तो ये आ जाएगा 25 में से 15 जाएगा 10/15 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 66.2/3% आएगा। ये 15 होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2160 रुपए को ए, बी, सी और 3 के बीच क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और बी के हिस्से में अंतर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 है। तो बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 216 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 99, राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका आसान तरीका क्या है, तो 24 इंटू 100/120। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 दिन इसका राइट आंसर आएगा। अगला है कि नीचे दिए गए समीकरण के लिए क्या आना चाहिए? तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सेना के एक बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री है। 10 दिन पश्चात कुछ और सैनिक शामिल हो गए, तब भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए थे? तो भोजन उपलब्ध भोजन की कुल मात्रा कितना हो जाएगा? तो 1000 में से 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 दिनों में खपत निकालने के लिए 1000 में से 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो शेष भोजन कितना बचेगा उसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि नए सैनिकों की संख्या x है, तो सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा 1000 प्लस x। शेष दिन कितने बचे थे? तो 20 दिन बचा था। तो समीकरण आपका बनेगा कि 1000 प्लस x इंटू 20 इज इक्वल टू कितना है 30 दिन। 10 दिन चला था, 20 दिन और चला, तो 40 दिन में से 10 दिन चला गया तो 30 दिन बचा ना। तो 30 दिन में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 यूनिट आए, ये 3000 आया है घटाने पर, जो हमने घटाया था ऊपर। इसको सॉल्व करोगे x बराबर 500 आएगा। जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 मिनट के औसत से रन बनाए। 16वीं पारी में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया औसत 48.43 आएगा। अब इसकी वैल्यू में x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 94।
क्वेश्चन नंबर 95 है, तो x बराबर 1 आएगा, बड़ा ही सिंपल है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, तो डोंगरी कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 101, ये आपको बताना था। डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। AC/M है, तो B क्या होगा? तो AB, ठीक है। फिर क्या है? TDE, मतलब एक गैप के बाद है। या इसको देख लीजिए, AC, A का 3 है, तो 13वां लेटर M होता है, तो B और E कितना होगा? तो बी का क्या हो जाएगा? 2, ई का क्या हो जाएगा? 5। 25वां लेटर अब देख लीजिए कौन होगा? तो वाई होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 103 क्वेश्चन नंबर, तो 100 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, 9 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 80 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको सॉल्व करना है a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b के पावर 4 बराबर 12 है, और इतने बराबर 6 है, तो ab का मान ज्ञात करिए। ab बराबर क्या आ जाएगा? ab बराबर 2 आएगा। आप इसको सॉल्व करिए, बड़ा ही सिंपल है। a किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है और b किसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो a और b दोनों मिल करके, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1 प्लस 1/x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 1/12। तो x बराबर यहाँ 16 दिन आएगा। राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, तो राम का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम ऐसे होगा, ठीक है। फिर वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, ठीक है ना, घड़ी जैसे चलता है। तो घड़ी ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री बिल्कुल एकदम ऐसे होगा, यानी कि अब वहां आ गया है, ठीक है, 45 डिग्री। उसके बाद वो घूम करके आ जाता है, कितना घूमता है? 180 डिग्री, यानी कि वो यहाँ चला आता है। तो ये डायरेक्शन क्या है? तो ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट का, दक्षिण पूर्व का। राइट आंसर सी हो जाएगा। ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ भागा है और डी का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है। तब इसको सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि बॉयल को इतना लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा में हॉट को क्या लिखोगे? तो देखो क्या किया गया है। बी का प्लेस कितना होता है? 2, 2 में 1 जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। अब ओ का प्लेस क्या होता है? 15। 2 इंटू 2 प्लस 1 है। एक्चुअली इसके जो प्लेस वैल्यूज हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। तो बी का प्लेस वैल्यू 2 है, 2 में मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ओ का प्लेस वैल्यू क्या है? 15 है, तो 15 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ना है, तो 30 और 31 हो जाएगा। देखो 31 लिखा हुआ है। आई की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 है, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दीजिए, तो 9 दूनी 18, 1 19, देखो 19 लिखा हुआ है। उसी तरह हॉट को क्या होगा? एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8। 8 में 2 से गुना करके मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16, 1 17। अब देख लीजिए 17 इन दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। फिर ओ का प्लेस वैल्यू 15 है, तो 15 दूना 30 और 1 31। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए हो गया। अब आगे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ई सबसे लंबा है, सी ए से लंबा है, ए बी से लंबा है और डी सी से लंबा है। यदि उन्हें लंबाई के अनुसार क्रम में बैठाया जाए तो ठीक बीच में कौन बैठेगा? तो देखो ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, ई सबसे बड़ा है, डी उससे छोटा है, सी उससे छोटा है और फिर ए उससे छोटा है और सबसे छोटा बी है। तो सबसे बी में बीच में क्या आ गया? सी आ गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कि पी और क्यू मित्र हैं और पी क्यू 2 वर्ष से बड़ा है। पी के पिता एस की आयु पी से दुगुनी है, क्यू की आयु अपनी बहन आर की दोगुनी है। एस और आर की आयु का अंतर 40 वर्ष है, तब पी की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 114, तो ये जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों, ये ऐसे बनेगा। अगर मान लो कि क्यू की वर्तमान आयु x है, तो पी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x+2। और पी के पिता की क्या हो जाएगा? एस की आयु 2 इंटू x+2 और क्यू के बहन यानी आर की आयु क्या हो जाएगा? x/2 वर्ष। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये आएगा 2 इंटू x+2 माइनस x/2 इज इक्वल टू 40। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 26 वर्ष आएगी।
राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी आएगा। एक फिसलनदार खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/4 फिसल जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 16 मीटर हो तो वह खंभे की चोटी पर कब पहुंचेगा? तो आपने बहुत इस तरह के सवाल सॉल्व किए होंगे। राइट आंसर इसका 41 आएगा। राइट। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी ई का पिता है जो सी का भाई है, बी एफ की माता है, डी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? ये पूछता है आपका। क्वेश्चन नंबर 108 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉक को ऐसे लिख सकते हैं तो हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो, सी का अपोजिट क्या होगा? उसमें 1 जोड़ दीजिए। सी का अपोजिट जेड होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वाई आएगा। ओ का अपोजिट क्या होगा? उसमें 1 जोड़ेंगे, ओ का अपोजिट एन होगा। ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो एम आएगा। ठीक है, तो मतलब इसके अपोजिट में 1 जोड़ दिया जाता है। राइट, अपोजिट में। उसी तरह एच के अपोजिट में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? एच के अपोजिट में 1 जोड़ोगे तो टी आएगा, ई के अपोजिट में 1 जोड़ोगे तो डब्ल्यू आएगा और एन के अपोजिट में 1 जोड़ोगे तो एन ही आएगा। यानी कि टी डब्ल्यू एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित चिन्हों में से संख्याओं के युग्म में परस्पर बदलाव दे दिए गए हैं, समीकरण को सही कर सकते हैं। मतलब क्या क्या बदलाव करेंगे कि समीकरण सही हो जाए? क्वेश्चन नंबर 116 है। तो प्लस और माइनस और 6 और 10 को बदल दीजिए। प्लस माइनस और 6 और 10 को बदल दीजिए तो सही हो जाएगा। अब 117 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। विसंगत को चुनना है आपको। तो गोलक, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, देखिए इन सब में साइड होता है, इसमें साइड नहीं होता है। 110 का राइट आंसर ए हो जाएगा। या फिर ये कहेंगे ये 3 डायमेंशनल है, बाकी ये सब 2 डायमेंशनल है। 111, देखिए सब में 4 अक्षर की वृद्धि हो रही है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि डी ई एफ जी एच, फिर HIJKL, फिर MNOP, मतलब 4-4 का अंतर है, लेकिन इसमें नहीं है। अगला है, इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 112 है। तो इसके 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या है? सब वर्ग है, किसी न किसी के स्क्वायर है। कोई अभिव्यक्ति है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन h इज लेस देन इक्वल टू f निश्चित रूप से सत्य है, तो निश्चित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी? f इज लेस देन g, तो 113 का राइट आंसर h इज लेस देन k होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है h जो है k से छोटा है। सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। बताइए, पैटर्न आपको पहचानना है और फिर बताना है। देखिए x में अगर आप -6 करोगे तो r आएगा और u में आप -6 करोगे तो o आएगा। उसी तरीके से फिर r में -6 करोगे तो l आएगा और फिर o में -6 करोगे तो i आएगा। मतलब -6 -6 ऐसे ही करना है। तो अगर आप f में -6 करोगे तो क्या आएगा? जेड आएगा और सी में माइनस जेड करोगे तो डब्लू आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड डब्लू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 3 1 2 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको बताना है कि व्हाट की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए किया क्या गया है, तो 7 के मल्टीपल्स को घटाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 106 के बाद आ जाएगा 99। मतलब 7 घटाइए, फिर 14 घटाइए, फिर 17 21 घटाइए, फिर 7 ऐसे 7 28 घटाइए, फिर 28 दूनी 56 घटाइए, फिर 56 दूना, फिर ऐसे करके। ठीक है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, फिर 28 दूना 56, ऐसे घटाते जाइए, आता जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। 121 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वाट की जगह क्या आएगा? 211 आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए इसमें कितना ऐड किया गया है आपको बता दें, 3 के स्क्वायर ऐड किया गया है, यानी 9। फिर इसमें क्या ऐड किया गया है? तो 4 का स्क्वायर ऐड किया गया है। फिर इसमें 5 का स्क्वायर ऐड किया गया है। फिर इसमें 6 का स्क्वायर ऐड किया गया है। फिर इसमें 7 का स्क्वायर ऐड किया गया है, यानी कि जो आएगा उसमें प्लस 8 का स्क्वायर ऐड किया जाएगा। 122 क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें ई के बाद क्या आया है? एफ आया है।
तो क्या है, +1 किया गया है, ठीक है? और बीच वाले नंबर में -1 किया गया है। जो शुरू वाले नंबर है उसमें +1 किया गया है और बीच वाले जो नंबर है उसमें -1 किया गया है। तो h में +1 करेंगे तो क्या आएगा, HI आएगा और W में 1 माइनस करेंगे तो V आएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कौन सी आकृति दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 128। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं और प्रत्येक पंक्ति में तीन तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर है, सी एवं ई अगल बगल डी के विकर्णवत बैठे हैं और बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, तो बताना है कि पंक्ति के बीच में कौन कौन बैठा है। देखिए अरेंजमेंट इसका जो है ये ऐसे बनेगा, आप तीन व्यक्तियों को ले लीजिए और ए ई सी, यहाँ ए होंगे, यहाँ ई होंगे और यहाँ सी होंगे। उसी तरीके से फिर तीन, क्योंकि तीन तीन दो पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो यहाँ डी बी एफ है, डी बी एफ, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीच में कौन है, ई और बी है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठे हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लुप्त संख्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 123। देखिए फर्स्ट रो का हिसाब किताब क्या है, तो इसका हिसाब किताब ये है कि 5 में से 5 1 घटा करके ये लिखना है, तो क्या आ जाएगा, 50 25 में से अगर 5 घटाओगे तो 20 आ जाएगा और फिर क्या करना है कि 20 इंटू 20 प्लस 1 करना है, ठीक है, तो वो आ जाएगा 420। सेकेंड रो के लिए भी यही होगा, थर्ड रो के लिए भी यही होगा, तो यानी कि क्या करना है, 2 गुने 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। राइट आंसर 6 हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कूट भाषा में क्लॉथ को ऐसे लिख सकते हैं तो गारमेंट को क्या लिखा जाएगा, 124। देखो इसका क्रम चेंज किया गया है, यानी कि CLOTH है, तो देखो एल को यहाँ लाया गया, सी को यहाँ लाया गया, तो एल सी, उसके बाद ओ में एक जोड़ा गया है और पी आ गया है ये, और फिर ये जैसे है वैसे कर दिया गया है, एच और टी, यही है ना। उसी तरीके से गारमेंट को आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो RAGNTNE, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्हें मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक घड़ी में 5:20 हुए हैं, मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 30 घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट, ठीक है ना। तो 30 गुने 5 माइनस 11/2 इंटू 20 मिनट है ना, इसको सॉल्व करिए तो 40 डिग्री आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है आपको। राहुल कभी रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी कूट भाषा में यू आर गुड को आप ऐसा लिख सकते हैं, दे आर वेल को ऐसा लिख सकते हैं, दे आर इनोसेंट को ऐसा लिख सकते हैं, यू गो को ऐसा लिख सकते हैं, तो गुड के लिए क्या लिखा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, आप आसानी से देख लीजिए। 131 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 132 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 133 कहता है कि सभी कान हाथ हैं, कोई हाथ नाक नहीं है,
निष्कर्ष क्या है? कोई कान नाक नहीं है, कोई नाक कान है, ये सभी नाक कान है या कुछ हाथ कान है। देखो सभी कान कहता है कि हाथ है, यानी कि कान जो है वो बीच में आएगा और हाथ यहाँ पर आएगा, ठीक है। कोई हाथ नाक नहीं है, मतलब कि ये नाक हो जाएगा, कोई भी हाथ नाक नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा ये। कहता है कोई कान नाक नहीं है, तो बात सही है बिल्कुल, सभी नाक कान है, सभी नाक कान नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। कुछ हाथ नाक है, हाँ तो कुछ हाथ नहीं, ये भी दूसरा भी गलत है, तो सिर्फ पहला सही होगा। क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका 133 का ए हो जाएगा। 134 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमें सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? तर्क है हाँ, हमें सभी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें कुछ खेलों को चुनना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 134 का राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी कूट भाषा में अर्निंग को अगर ऐसा लिख सकते हैं तो उसी भाषा में ऑडिबल को क्या लिखा जाएगा? देखो वही सिंपली चीज अपनाई गई है, यानी कि ऐसे लिखोगे EARNING। देखो क्या किया गया है, इन दोनों को रिवर्स किया गया है और इसमें एक प्लस किया गया है। तो आर एस सब में प्लस किया गया है, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है और ई के बाद एफ आता है और एन का एज इट इज रहेगा 1 जोड़ करके, तो SBFOH ये आ जाएगा। उसी प्रकार आप इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, अगर आप इसी तरीके से लिखोगे तो। एक वर्ग में राम का स्थान ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 15वां है, तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 141 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। 142 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 142 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये चुनना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुण बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है और ए इस भागा बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि बी एल की माता है? 137 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 138 का राइट आंसर सी हो जाएगा और 139 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या बताना है, कितने आयत होंगे? तो देखिए ये तो वर्ग हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और एक पूरा 5 और एक ये पूरा 6, उसके बाद ये 7, उसके बाद ये 8, उसके बाद ये 9 और उसके बाद ये 10। 140 में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा राइट आंसर। 144 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 145 का राइट आंसर, इसका मिरर इमेज बताना है, तो 5 का क्या आएगा मिरर इमेज? ये आएगा आपका 5 का मिरर इमेज। 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 146 अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाती है। 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? OPPOP, OPPOP राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 148 सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं। ये सभी तबले जो है, यानी कि तबला जो है वो बीच में रहेगा और ये वाद्य यंत्र हो जाएगा। फिर कह रहा सभी वाद्य यंत्र पियानो है, यानी कि पियानो सबसे ऊपर आ जाएगा। कहता क्या सभी पियानो वाद्य यंत्र है? नहीं, पियानो कुछ अलग भी है। सभी तबले पियानो है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आपका निष्कर्ष सही है। 148 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 149 निम्नलिखित प्रश्न 1 और 2 में अंकित 2 स्थान दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण या उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इन कथनों में से एक अन्य कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तर के रूप में दोनों कथनों के बीच संबंध को दर्शाता है। कॉलेज प्रशासकों ने हर साल एकल परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। पिछले 3 सालों में देश के उत्तर पूर्वी भाग के छात्र इस कॉलेज में आने से रोके जा चुके हैं। तो 149 का सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों कथन ए और 2 स्वतंत्र प्रभाव के कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं आपको। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए? तो 147 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न वर्णित शब्द के अक्षरों का उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 150 का बी हो जाएगा, क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वीडियो देखिए, और ये वाला वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।